साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक महत्वपूर्ण निर्णय हम डिस्कस करेंगे कंसर्निंग एक्विटल इन अ ट्रैप केस। जजमेंट का नाम जो है आप नोट कर लीजिए। जजमेंट है सुनील कुमार बनाम स्टेट ऑफ केरला का। जजमेंट का डेट है 12/9/2025। जजमेंट प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने, जिसका पिटिशन नंबर है 323/2020। अब आते हैं इस मामले के फैक्ट्स पे। फैक्ट्स क्या थे इस मामले के। अक्यूज जो है ये पोस्टेड था एट फॉरेस्ट रेंज ऑफिस। इस पर आरोप ये थे कि ही हैज अब्यूज्ड हिज ऑफिशियल पोजीशन। मैं इसको जो है लिख भी रहता हूं, अब्यूज्ड ऑफिशियल पोजीशन। और इन्होंने जो है डिमांड किया अनड्यू एडवांटेज को, जिसको हम कहते हैं इनलीगल ग्रेटिफिकेशन भी। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो पुराना कानून था उसमें वर्ड था इनलीगल ग्रेटिफिकेशन फॉर द ब्राइब, और जो नया कानून है उसमें वर्ड है अनड्यू एडवांटेज। क्लियर है। ये बदलाव कैसे हुए? 26 जुलाई 18 को संशोधन आया था धारा 7 पीसी एक्ट में। उसके तहत वर्ड्स को जो है रिप्लेस किया गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मोटिव क्या है क्राइम का। मोटिव यह था कि जो कंसर्न अक्यूज है उससे पैसे मांगे टू रिलीज व्हीकल विच वॉज ऑर्डर टू बी रिलीज्ड बाय सीजीएम। क्लियर हो गया अपने को। कहना यह था प्रोसिक्यूशन का कि जो इनिशियल डिमांड है ये थी ₹10,000 की। बाद में हुआ नेगोशिएशन। कानून की भाषा में इसको हम कहते हैं स्केलिंग करना, और जो फाइनल अमाउंट तय हुआ वो था ₹5,000। ये था अमाउंट ऑफ एलिस डिमांड। इसके कॉन्टेक्स्ट में वेरिफिकेशन किया गया और फाइनली जो है ट्रैप किया गया अक्यूज्ड को, एंड फाइनली ही वाज कॉट रेड हैंडेड while demanding and accepting the alleged amount। ये था ₹5,000। इसको जो है चार्जशीट किया गया एज पर सेक्शन 7 सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी पीसी एक्ट के तहत। यहां तक जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जो है ट्रायल इनिशिएट हुई और अक्यूज को जो है कन्विक्ट कर दिया ट्रायल कोर्ट ने। क्लियर हो गया। और अक्यूज ने जो है चैलेंज किया इम्प्यून ऑर्डर को। उसका पहला तर्क यह था कि जो कंसर्न ऑर्डर है ये परवर्स है और प्रोसीडिंग्स का अब्यूज है, क्योंकि कोई भी ऑफेंस जो है प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाया एज पर सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी ऑफ पीसी एक्ट एंड सेक्शन 7 पीसी एक्ट के तहत। इनका कहना यह था कि जो कंप्लेनेंट है, जिसको हम कहते हैं परिवादी या आवेदक या तकरारदार, ये हो गया है हॉस्टाइल। ये इस केस में डायरेक्ट एविडेंस है डिमांड को प्रूव करने के लिए। जब यही हॉस्टाइल हो गया तो डिमांड प्रूव नहीं हुई। कहना यह था कि डिमांड जो है वो साइन क्वा नॉन है। अगर डिमांड साबित नहीं तो किसी भी रूप में अक्यूज को जो है दोषित नहीं कर सकते। अब डिमांड को प्रूव करने के लिए दो तरह के एविडेंस चाहिए, या तो हो डायरेक्ट या हो सर्कमस्टेंशियल। इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर डायरेक्ट एविडेंस नहीं है तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे भी कन्विक्शन हो सकता है, पर उसके लिए भी डिमांड साबित करना होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जहां सर्कमस्टेंशियल का केस है वहां पर मोटिव जो है प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल। अगर मोटिव साबित नहीं, केस जो है अल्टीमेटली क्रैक हो जाएगा। क्लियर हो गया। साथियों का कहना यह था कि चूंकि परिवादी जो है हो गया है हॉस्टाइल, अब कौन बचा इसमें? इंडिपेंडेंट विटनेस। और ये जो इंडिपेंडेंट विटनेस है ये भी कॉरोबोरेट नहीं कर रहे हैं केस को। और कॉरोबोरेशन कैसे होगा? इन टर्म ऑफ कंसिस्टेंसी। इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। और इसके अलावा जो इनके स्टेटमेंट है उसमें किसी भी रूप में जो है विरोधाभास नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया। इस बात को भी जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इनका कहना यह था कि जो गवाह इंडिपेंडेंट है इन्होंने एलिस्ड डिमांड को और एक्सेप्टेंस को ना देखा ना सुना। अगर आप महाराष्ट्र जोन में है तो लिख लीजिए बगितलस नहीं, एकड़ नहीं, ना सुना ना देखा।
क्लियर हो गया अपने को। और इस बिंदु पे दो महत्वपूर्ण जजमेंट को जो है रिलाई किया गया। एक जजमेंट है स्टेट बाय लोकायुक्त वर्सेस एसबी नागराज। जजमेंट का जो साइटेशन है वो है 2025 के एच सी ऑनलाइन पेज 6519। इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। और सेकंड जजमेंट है अमन भाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी, जिसका साइटेशन है 2025 के एच सी 6340। इस पर जो है निर्भर किया गया। कुल मिला के दोनों ही केसेस में ये स्पष्ट किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कि डिमांड जो है मस्ट है। अगर डिमांड साबित नहीं तो किसी भी रूप में अक्यूज्ड को पीसी एक्ट के तहत गिल्ट साबित नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गया अपने को। तो कुल मिला करके जो कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है उससे हमें कम से कम सीखने को मिलती है 5 महत्वपूर्ण बातें। वो क्या थी उसको अपन देखते हैं। सबसे पहले बात, हु हैज रजिस्टर्ड द क्राइम। क्राइम किसने रजिस्टर्ड किया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्राइम को जब भी रजिस्टर्ड करेंगे द ऑफेंस मस्ट बी कॉग्निजेबल। तो जब भी कोई रिपोर्ट सबमिट होगी बाय द कंप्लेनेंट तो उसको वेरीफाई करना चाहिए कि वो जेन्युइन है या कॉन्कॉक्टेड है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फैक्ट्स को जो है कॉम्प्रोमाइज कर लिया हो। क्लियर है बात ये। कई बार ऐसा होता है कि काम जो है पेंडिंग नहीं है पर काम पेंडिंग शो करते हुए रिपोर्ट को जो है दर्ज कराया जाता है। तो ऐसे सिनेरियो में अगर रिपोर्ट पे वेरिफिकेशन नहीं हुआ, जल्दबाजी में रिपोर्ट पे प्रोसीड कर गई एसीबी या सीबीआई, तो रिपोर्ट अपने आप में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी और इसका फायदा जो है अक्यूज को मिलेगा। इफ रिपोर्ट इज कॉम्प्रोमाइज देन अक्यूज विल गेट द बेनिफिट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। तो जिसने क्राइम को रजिस्टर किया, जिसने प्रोसीडिंग के लिए डायरेक्शन दिए, क्या उसने फैक्ट्स को वेरीफाई किया, ये क्वेश्चन पूछो खुद से। और इसके लिए रिकॉर्ड को देखो। अगर आप नहीं देख रहे हो तो आप मिस्टेक कर रहे हो। आपको लगता है कि वकीलों के भरोसे हम केस को जीत जाएंगे, आप गलत फहमी में हो। वकीलों के भरोसे केस को लड़ तो जाओगे पर जो बुनियादी ढांचा है केस का, जो फैक्ट्स पर काम है वो करना पड़ेगा आपको। किसी को पेन नहीं है आपके लिए, खुद का पेन खुद को लेना पड़ेगा। अगर नहीं ले सकते बेटर है केस को मत लड़ो, फिर जो होगा देखा जाएगा। अगर समझदार हो, पढ़े लिखे हो, देन ट्राई टू फाइंड आउट कि किसने जो है केस को रजिस्टर्ड किया और क्यों किया। वाई पे काम करना पड़ेगा। अगर वाई पे काम नहीं करा तो आप जिंदगी में सफल नहीं हो पाओगे। क्यों केस को क्यों रजिस्टर करा, ये क्यों को जीवन का सूत्र बना लो। अगर क्यों की हैबिट डाल ली तो फायदा मिल जाएगा। कड़ी से कड़ी पकड़ जाओगे और डेफिनेटली इसका फायदा ले जाओगे। क्लियर हो गया। दूसरी बात है कि हु हैज कंडक्टेड, मैं इसको लिख भी रहता हूं, इन्वेस्टिगेशन, कि किसने इन्वेस्टिगेशन को जो है कॉन्डक्ट किया। क्योंकि अगर कॉम्पिटेंसी नहीं है तो अपने आप में ही इन्वेस्टिगेशन इनलीगल होगा। कई बार देखा है मैंने कि जांच कर रहे हैं इंस्पेक्टर जिनके पास कोई अप्रूवल नहीं है स्टेट गवर्नमेंट का। तो ऐसे सिनेरियो में जो कार्रवाई है वो धारा 17 पीसी एक्ट से प्रभावित है। और इस बिंदु पर जजमेंट भी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, वकील प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ बिहार। इसको जो है आप नोट डाउन कर लो। और जजमेंट का डेट है 23/1/2009। क्लियर हो गया अपने को। और उसके अलावा एक फैसला और है वर्ष 2006 का भी, उसमें साफ साफ क्या रखा है कि जो भी जांच कर रहा है उसकी कंपिटेंसी क्या है, इसका डॉक्यूमेंट चाहिए। मुंह जबानी बात नहीं चलेगी, डॉक्यूमेंट मस्ट बी ऑन द रिकॉर्ड। डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप वहां पर चैलेंज कर सकते हो उनकी अथॉरिटी को भी। क्लियर हो गया अपने को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो व्यक्ति फाइल कर रहा है चार्जशीट को, क्या उसने सभी तथ्यों को, परिस्थितियों को, जो लीगल कंप्लायंसेस है उसको चेक किया है या नहीं है। अगर चेक नहीं करा तो डेफिनेटली इस पॉइंट पे भी जो है मिट कर सकते हैं। क्लियर हो गया अपने को। द पर्सन हु इज गोइंग टू फाइल चार्जशीट इज बाउंड टू वेरीफाई ईच एंड एवरी फैक्ट। अगर फैक्ट को वेरीफाई नहीं कर रहा है इसका फायदा मिल जाएगा। तो यहां पर जो परिवादी है वो तो हो गया उस टाइम। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अकंपनी विटनेस था उसने भी सपोर्ट नहीं करा किसी फैक्ट को। इवन उसने ये कहा कि उसने देखा ही नहीं अक्यूज को डिमांड करते हुए। तो सेटल्ड लीगल पोजीशन क्या है, डिमांड इज मस्ट। डिमांड कैसे प्रूव होगी, डायरेक्ट एविडेंस है या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। तो ना तो डायरेक्ट एविडेंस थी और ना ही सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थी। तो इसके अभाव में कन्विक्शन जो है गैर कानूनी। क्लियर हो गया। तो डिमांड कैसे प्रूव होगी, डायरेक्ट एविडेंस से या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से। इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। तो साइन को नॉन किया है मींस आवश्यक क्या है, डिमांड। मियर रिकवरी है, मियर एक्सेप्टेंस है, सफिशिएंट नहीं है, डिमांड इज मस्ट।
और कनेक्शन किसका है डिमांड से? पेंडेंसी ऑफ वर्क का, क्योंकि वही मोटिव बनाएगा। अगर काम ही पेंडिंग नहीं है तो देयर इज नो पेंडेंसी ऑफ ए पब्लिक ड्यूटी। इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर पब्लिक ड्यूटी ही नहीं है तो ऐसे सिनेरियो में किसका अब्यूज करोगे? तो जब इंग्रेडिएंट्स ही सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं और केस जो है डाउटफुल है तो उसका डेफिनेट फायदा जो है हमारे को मिलेगा। तो इस केस में कोर्ट ने क्या माना? क्योंकि डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, सर्कमस्टेंशियल कोरोबोरेशंस नहीं है, सिर्फ मनी रिकवर हुई है फ्रॉम द बैग जो कि अक्यूज के टेबल पे है, ये स्थिति अपने आप में इनसफिशिएंट है टू ड्रॉ द इन्फरेंस। तो कोर्ट ने गिल्ट को जो है सेटिस्फाइड कर दिया और अक्यूज को जो है बरी कर दिया। तो मैंने ऐसा कहा था आपसे कि फैसला जो है हमें सिखाता है 5 महत्वपूर्ण बातें। वो क्या क्या है उसको हम सम अप करते हैं। डिमांड इज मस्ट, ये लिख लो आप। मियर रिकवरी या मियर एक्सेप्टेंस इज नॉट सफिशिएंट। डिमांड को प्रूव कर सकते हैं बाय डायरेक्ट एविडेंस या बाय सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। क्लियर है? पर दोनों ही स्थितियों में बर्डन जो है प्रोसिक्यूशन पे है। प्रिजम्पशन सेक्शन 20 का अप्लाई है सिर्फ सेक्शन 7 के लिए, ये अप्लाई नहीं होता है सेक्शन 13(1)(d) में। क्लियर हो गया अपने को? तो प्रिजम्पशन के लिए जो फाउंडेशनल फैक्ट है उसको प्रूव करना होगा प्रोसिक्यूशन को। अगर प्रोसिक्यूशन को प्रूव नहीं कर पा रहा है हमको जो है इसका फायदा मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी केस में कोई स्पेसिफिक एविडेंस नहीं है, केस में सिर्फ मियर सस्पिक्शन है या मियर कंजेक्टर्स है, तो ऐसी स्थिति में ये स्थितियां कन्विक्शन का या गिल्ट का आधार नहीं हो सकती। क्लियर हो गया? तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको आज के टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया। कोई भी क्वेरी आपकी है इस टॉपिक पे तो आप जरूर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर। क्लियर है? और साथियों कई बार अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, व्यस्त हो रखे हैं कोर्ट शेड्यूल्स के चक्कर में, तो मैं इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग करने की बजाय मैं जो क्लासेस हैं वो ले रहा हूं पीपीटी के माध्यम से या बोर्ड के माध्यम से, ताकि मेरी बात जो है आप तक कन्वे हो जाए। कुल मिला के मेरा मकसद क्या है जी? आपको इनलाइटन करना, आपको जागरूक करना अपने अधिकारों के बारे में, आपको जागरूक करना कानून के बारे में, ताकि आपका अनावश्यक जो है शोषण ना हो। क्लियर है? तो इसलिए बस मेरा यही दरख्वास्त है आप लोगों से कि एक कॉपी को मेंटेन कर लो या एक रजिस्टर को जो है मेंटेन कर लो। जो बात बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई आपको नहीं बताएगा, उसको नोट डाउन करते हुए चलो, पॉइंट्स बनाते हुए चलो और लॉ की लाइट में अपने फैक्ट्स को देख लो। अगर लॉ एप्लीकेबल है देन डेफिनेटली जो है फायदा मिल जाएगा। क्लियर हो गया अपने को? तो अपन जल्दी मिलेंगे फिर एक नई क्लास में। क्लियर है? तब तक जय हिंद, जय भारत।